हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सर्वो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस। क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर संविधान क्यों और कैसे पढ़ रहे हैं। संविधान क्यों और कैसे के फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि संविधान किसे कहते हैं और संविधान समाज को क्या देता है। इन दो टॉपिक पे हम लोग बात कर चुके थे। तीसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना था भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस टॉपिक पर हम लोग को बात करना है आज। इस टॉपिक पे बात करते हुए हम लोग फर्स्ट वीडियो में संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का निर्धारण हो चुका था। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य अंग्रेज भारत कहने का अर्थ तात्पर्य है कि वैसा भारत जिसपे अंग्रेज सीधे तौर पे गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन करता था, उसे अंग्रेज भारत का संज्ञा दिया गया था। और एक देसी भारत कहने का मतलब है कि जिसमें देसी रियासत, ये देश के राजाओं के द्वारा शासन किया जाता था, वैसे भारत को देसी रियासत कहा जाता था। यानी कि तो कुल 292 प्लस 4 यानी 296। 292 प्लस 4 कहने का मतलब है कि 11 प्रांत प्लस 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जैसे अभी वर्तमान भारत में हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह उस टाइम पे 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, जिसका चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और 11 प्रांत जो था, जिसमें अंग्रेज सीधे गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन किया करते थे। यानी 296 सदस्य जो था सीधे तौर पर निर्वाचित होकर के आए थे अप्रत्यक्ष माध्यम से, और 92 सदस्य जो था देसी रियासत से मनोनीत होकर के आए थे। तो इन सब का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हम लोग सब पिछले वीडियो में संविधान सभा की प्रथम बैठक और दूसरी बैठक पे बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक पे। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होता है। और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उपदेश प्रस्ताव लाया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थ था कि हम जिस संविधान को हम लोग बना रहे हैं, यानी जिस भावी संविधान को हम लोग बनाने चले हैं, उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उस संविधान के अंतर्गत बनने वाली सरकार की प्रकृति क्या होगी, सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर के काम करेगी। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का कहने का मतलब है कि हम जिस संविधान को बनाने जा रहे हैं, उस संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में लाया जाता है और संविधान सभा से इसे खारिज कर दिया जाता है, ये कहकर कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्यों भारतीय संविधान सभा की बैठकों में शामिल नहीं हो जाते हैं, तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाना मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है। अंततः 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको मैं फर्स्ट वीडियो के माध्यम से भी बताए थे कि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करा था। और इस संबंध में विंस्टन चर्चिल ने यह कमेंट किया था कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि बिना दुल्हन वाली विवाह है, यानी ऐसा विवाह जिसका दुल्हन ही गायब है। तो यह कथन किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था।
चलिए तो क्लियर हो गया। तभी हम लोग देखें कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और उद्देश्य प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है यह कहकर कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा के बैठक में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर पाना मुश्किल है। अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। अब आते हैं एक संविधान सभा का मुख्य टॉपिक है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसे इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी या एक और नाम इसका मिलता है पांडुलेखन कमेटी। पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी तीनों एक ही चीज़ है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यानी प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष होंगे वही पांडुलेखन समिति का भी अध्यक्ष होंगे। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। ये डेट भी आपको याद रखना है, 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। किनके नेतृत्व में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं और प्रारूप समिति का टोटल 7 मेंबर होते हैं अध्यक्ष सहित, यानी अध्यक्ष सहित 7 मेंबर वाली प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। अब प्रारूप समिति नाम सुन करके आपको लोग को ये लग सकता है कि प्रारूप समिति का काम था संविधान सभा के प्रारूप तैयार करना, जबकि प्रारूप समिति का यह काम नहीं था। प्रारूप समिति के काम था कि भारतीय संविधान के बनाए गए प्रारूप पे विचार विमर्श करना था। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्रारूप किसने बनाया? तो भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने वाले व्यक्ति थे सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव जो ICS अधिकारी थे, और यह निःशुल्क सेवा संविधान के प्रारूप बनाने में या संविधान से संबंधित चीज़ों में इन्होंने निःशुल्क सेवा करा था। जैसा कि आपको एक चीज़ और बताते चलें कि सर बी.एन. राव को बर्मा के संविधान को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक चीज़ आपको सर बी.एन. राव के बारे में एक चीज़ और आपको जानकारी रखनी है कि सर बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो चलिए क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को लाया जाता है और यह खारिज हो जाता है। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। उसके प्रारूप समिति की गठन की जाती है 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी तीनों एक ही बात है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में एक चीज़ आपको और याद रखना है, वह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम वह बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, जो कि वह चुनाव हार गए थे, और हारने के फलस्वरूप वह बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। और बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम लीग के सहायता से चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम लीग के सहायता से चुनाव लड़ते हैं। बंगाल से चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है। और भारत के विभाजन हो जाने के फलस्वरूप बंगाल का ये जो हिस्सा था जहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े थे, वह पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, जो कि अभी बांग्लादेश का हिस्सा है। तो फिर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं रह पाते हैं, तो पुनः डॉक्टर बी.एन. राव के सलाह पे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा
द्वारा बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री को फ़ोन किया जाता है और फ़ोन के माध्यम से वहाँ के एक मेंबर को सदस्यता से त्यागपत्र दिलवा करके वहाँ से उनके जगह पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बॉम्बे से पुनः निर्वाचित कराया जाता है। यानी भीमराव अम्बेडकर शुरुआती दिनों में बंगाल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और उसके बाद बंगाल को भारत के विभाजन के बाद बंगाल पाकिस्तान के हिस्सा बन जाने की वजह से, पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सा बन जाने की वजह से पुनः भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से निर्वाचित होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हम लोग देखा कि संविधान सभा की तीसरी बैठक संपन्न हो चुका है। हम लोग प्रारूप समिति पर भी चर्चा कर लिए, उद्देश्य प्रस्ताव पर भी बात कर लिए। अब हम लोग संविधान बनाने की इस प्रक्रिया में संविधान बनाने की प्रक्रिया में कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। कितना दिन का समय लगता है? 2 साल 11 महीना 18 दिन। और इसमें कुल 166 बैठकें होती हैं। 166 बैठकें और 166 बैठकें और 12 अधिवेशन एवं संविधान के प्रारूप समिति पे प्रारूप समिति पर 114 बहस होता है। 114 दिन बहस होता है, यानी विचार विमर्श होता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस होते हैं? तो 114 दिन बहस होता है। और संविधान बनाने की प्रक्रिया में 166 बैठकें होती हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन समय होता है। संविधान सभा पे 3 वाचन होता है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। हम 12 अधिवेशन की बात कर रहे हैं। आपके बहुत सारे बुक में 11 अधिवेशन का बात किया गया है। हम एक अधिवेशन आपको बताते चलें कि 12वां अधिवेशन, हम इस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, 11+1 की बात कर रहे हैं। यानी एक लास्ट अधिवेशन की जो बात है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस दिन ही हमारे संविधान सभा द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित करा गया था। निर्वाचित कहने का अर्थ है कि हमारा संविधान सभा जो है, हमारे संविधान सभा नवंबर 1947 से, कब से? नवंबर 1947 से संविधान सभा जो है, संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती थी और संसद के रूप में भी कार्य करते थे। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करता था, जब संविधान सभा में संसद के रूप में कार्य किया जाता था, उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता जीवी मालवणकर करते थे। जीवी मालवणकर करते थे। जीवी मालवणकर कहने का मतलब है गणेश वासुदेव मालवणकर। यानी जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब संविधान सभा के अध्यक्ष जीवी मालवणकर होते थे। और जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया पे कार्य करती थी, तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। यानी संविधान सभा 2 शिफ्ट में काम करती थी। एक शिफ्ट में संसद के रूप में कार्य करते थे और एक शिफ्ट में संविधान बनाने वाली प्रक्रिया के रूप में कार्य करता था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो कब से? उन्हें नवंबर 1947 से संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य किया करते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रथम राष्ट्रपति है वो निर्वाचित हुए थे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, एक तरह से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, क्योंकि प्रथम राष्ट्रपति के रूप में और कोई ने दाखिला नहीं भरा था।
क्लियर हो गया। तो अंततः 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो जाता है और भारत के विभाजन के फलस्वरूप भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बचते हैं। कितना सदस्य बचते हैं? 299 सदस्य। एक चीज़ आपको याद रखना है कि भारत के संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जो कि प्रथम संविधान सभा के बैठकों में कुल 9 महिला सदस्य ने भाग लिया था। प्रथम संविधान सभा के बैठक में कुल 9 महिला सदस्य ने भाग लिया था, जबकि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। तो हम बात कर रहे हैं भारत के विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा में कुल 299 सदस्य बच जाते हैं, जिनमें से देसी रियासत से 70 सदस्य बचे थे। यानी संविधान सभा भारत के विभाजन के बाद कितने सदस्य थे? 299 थे। उसमें देसी भारत से कितना था? तो 70 था। क्लियर है। अब एक चीज़ और हम बता दें कि अंततः भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो जाता है। अंततः भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो जाता है और इसी दिन इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। आंशिक रूप से लागू हो जाती है। अब आंशिक रूप कहने का क्या अर्थ है? आंशिक रूप कहने का अर्थ है कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, जिसमें से 16 अनुच्छेद को संविधान जिस दिन बन करके तैयार हुआ था अंतिम रूप से उसी दिन लागू कर दिया गया था। इसलिए इसे कहा जाता है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ, जबकि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। अब वर्तमान में हमारे पास कितना अनुसूची है? हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, भाग 22 है, जबकि अनुच्छेद कितना है? 455। क्लियर है। अब आते हैं, अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब हम भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, 299 सदस्य बच गए थे, तो भारतीय संविधान पे कुल 284 सदस्य हस्ताक्षर क्यों किए? तो ये आपको जानना होगा कि जब 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन हो रही थी, उस समय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और 284 सदस्य ने ही संविधान सभा को पर संविधान नामक बुक पे हस्ताक्षर करा। उसमें से प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित JL नेहरू थे, और अंतिम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो उसी दिन निर्वाचित हुए थे, जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
तो यह भी आपको याद रखना है कि हमारे संविधान पे, संविधान नामक बुक पे प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन करके तैयार होता है और इसी दिन लागू हो जाता है। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू करा जाता है, जिसमें से भारत के नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद को भी इसी दिन लागू कर दिया जाता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया जाता है और भारतीय संविधान पे कुल 284 लोग का हस्ताक्षर है, जबकि भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। तो ये क्लियर है। इस तरह हमारा संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में विदेशी स्रोतों से क्या क्या लिया गया है, विदेश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इस पर बात करते हैं। इसको चलिए मिटाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान सभा, जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो हमारे संविधान सभा ने दुनिया का 60 देशों का संविधान को अध्ययन करा था और तकरीबन बहुत सारे देशों में अच्छी प्रावधान था, उसको हमारा देश के संविधान में लिया गया है, जिसमें से USA यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, अब बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है। न्यायिक पुनर्वलोकन वह प्रक्रिया है जब हमारे देश का संसद कानून बनाती है तो उस कानून को रिव्यू करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। इसे ही न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। यह प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये मुख्य बातें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है ब्रिटेन के संविधान से वह संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था। तीसरा है सर्वाधिक मत के आधार पर निर्वाचन, सर्वाधिक मत के आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया। सर्वाधिक मत के आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथ ही एकल नागरिकता कहने का अर्थ है कि हमारे देश में एक ही प्रकार की नागरिकता है, राज्य के लिए अलग नागरिकता और देश के लिए अलग नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग देखें कि USA के संविधान से मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया, एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद देखते हैं आयरलैंड के संविधान।
आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को से समवर्ती सूची लिया गया है, जबकि कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही हमारे देश में क्या होता है, सरकार की शक्तियां को बंटवारा कर दी जाती है। सरकार इकाई स्तर पे, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, 2 स्तर की सरकार होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। यानी ये क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या विशेषता है कि सरकार का जो है सरकार क्या होगा, राज्य और केंद्र के बीच संबंध होगा, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों की बंटवारा कर दी जाएगी। तो हो गया आयरलैंड के संविधान, रूस का संविधान हो गया, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो गया, कनाडा के संविधान हो गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो मुख्यतः ये सब जो प्रावधान है, ये हमारे संविधान में विदेश के संविधानों से लिया गया है, जिनमें से मुख्य देशों से जो लिया गया है उसका चर्चा मैंने कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़े कि भारत के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया भारत का संविधान का निर्माण कैसे किया गया, भारत के संविधान के फर्स्ट बैठक में क्या हुआ, सेकेंड बैठक में क्या हुआ। फर्स्ट और सेकेंड बैठक की बात हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ें कि भारतीय संविधान सभा की थर्ड बैठक में क्या हुआ, अंतिम बैठक में क्या हुआ, अंतिम अधिवेशन में क्या हुआ, प्रारूप समिति का क्या काम था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, भारतीय संविधान में मुख्य प्रावधान किस देशों से लिया गया है, इन सब चीज़ों पर बात किए, चर्चा किए। मैं समझता हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद।